आज हम लोग क्लास 10वीं का दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण किसे कहते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण के पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं, कुछ मुख्य बातें हैं उसको बारे में जान लेते हैं कि दर्पण के पहले कुछ क्या होता है। हम लोग कह रहा है कि एक कह रहा है कि चीज पढ़े हैं संख्या रेखा जो 10वीं क्लास का है, कह रहा है 9वीं क्लास और 8वीं क्लास पढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओ, यानी जीरो इंडिकेट करते हैं, जीरो से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? जीरो से। बाबू अगर कह रहे कि जब दाहिना साइड चलते हैं तो इसको जो लिया जाएगा 1 प्लस, और इसको जो लिया जाएगा 2 प्लस, और इसको जो लिया जाएगा +3, और इसको जो लिया जाएगा 4 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 4 लिया जाएगा। और इसको जब कह रहा है कि जब हम लोग लेफ्ट साइड चलते हैं यानी बाईं साइड तो -1 लिया जाता है, इधर -2 लिया जाएगा, और ये -3 लिया जाएगा, और ये -4 लिया जाएगा। और जब यहाँ से जब ऊपर की ओर चलते हैं तो 1 करते हैं, और जब इधर की ओर चलते हैं तो 2 करते हैं, और इधर चलते हैं तो 3, और ऊपर चलेंगे तो 4। अब फिर जब यहाँ पे भी जब पढ़ते हैं तो 1 माइनस, यहाँ पे पढ़ते हैं तो -2, यहाँ पे पढ़ते हैं -3, और यहाँ पे पढ़ते हैं तो -4 होता है। क्या होता है? इतना करते हैं। तो इतना आप लोग को जानना है कि जीरो से अगर कह रहा है कि दाहिनी साइड चलेंगे तो प्लस लिया जाता है, और बाईं साइड चलेंगे तो माइनस लिया जाएगा। ऊपर चलेंगे तो प्लस लिया जाएगा, और नीचे चलेंगे तो माइनस लिया जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो वर्ड बनने वाला है, जो दर्पण होगा वो यही इंडिकेट करेगा। अगर कह रहा है कि अवतल दर्पण है तो इस प्रकार से होंगे, कह रहा, और उत्तल दर्पण है तो इस प्रकार से होगा, और समतल दर्पण है तो ये सीधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर अवतल दर्पण है तो ये वाला कहलाएगा, और उत्तल दर्पण है तो ये वाला बनेगा, और समतल दर्पण है तो ये वाला बनेगा। यानी तीन दर्पण का, अगर तीनों दर्पण का अगर कह रहा है कि ध्रुव के बारे में बात किया जाए तो हम लोग जीरो कहते हैं। जीरो का हम लोग दर्पण में ओ कहते हैं, ओ या फिर पी से भी सूचित करते हैं। क्या चीज? पी इज पोल, ओ इसका था मिड पॉइंट यानी ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। यही बात जानना था दर्पण के पहले। यही याद रखना कि जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो माइनस लिया जाएगा, और राइट साइड चलते हैं तो प्लस लिया जाएगा। ऊपर चलेंगे तो प्लस लिया जाएगा, और नीचे चलेंगे तो माइनस लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में है तो आप कह रहा है कि कुछ कर सकते हैं, कह रहा है कि कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये ध्यान में रहेगा तब आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, किसे कहते हैं? दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहले किसे कहते हैं? कह रहा है कि कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग उभंग कलाई किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग उभंग कलाई किया गया हो उसे दर्पण कहते हैं। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग उभंग कलाई किया गया हो, क्या किया गया हो? उभंग कलाई किया गया हो, उसे हम दर्पण कह के पुकारते हैं, या फिर दर्पण के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? कांच का वह टुकड़ा जिसका एक भाग उभंग कलाई किया गया हो उसे आप दर्पण कह के पुकारते हैं, या फिर दर्पण के नाम से जानते हैं। बाबू कह रहे हैं कि जब दर्पण कहेंगे
तो ये कह रहा है कि जब दर्पण होता है तो दर्पण जो होता है वह कह रहा है कि दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है समतल दर्पण और दूसरा का नाम है गोलीय दर्पण। पहला का नाम है समतल दर्पण और दूसरा का नाम है गोलीय दर्पण। कह रहा है कि समतल दर्पण में बाबू आएगा, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर होगा समतल दर्पण का और ये कह रहा होगा गोलीय दर्पण का, और ये वाला जो होगा वह गोलीय दर्पण का। कह रहा है कि समतल दर्पण कहता है बाबू जब दर्पण आप पढ़ेंगे तो दर्पण के जब भी पेंट किया जाना चाहिए तो दाहिना साइड किया जाना चाहिए, यानी पेंट करने की जो जरूरत पड़ेगा वो हमेशा आप दाहिना साइड करना। कहाँ करना? जब कह रहा है कि दर्पण को पेंट करने के बारे में आए तो पेंट जब भी करना है आपको तो दाहिना साइड करना है। कहाँ करना है? दाहिना साइड करेंगे। कह रहा है तो ये जब कह रहा है कि दिख रहा है तो ये अवतल बनेगा और ये उत्तल बनेगा और ये जो बनेगा वो समतल बनेगा। क्या बनेगा? ये समतल है, ये उत्तल है, अवतल है। यानी दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम रखा गया समतल दर्पण और दूसरा का नाम रखा गया गोलीय दर्पण। दर्पण को जब भी पेंट करना है तो दाहिनी साइड पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है? दाहिनी साइड पेंट करना है। तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण के बारे में हमको यहाँ पे जानना है कि समतल दर्पण कहते किसको है। कह रहे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के मतलब होता है जहां से प्रकाश टकरा के लौट जाए, इसका समतल दर्पण का परावर्तक सतह ये वाला है, ये वाला। इसका दर्पण का परावर्तक सतह ये वाला है, ये वाला परावर्तक सतह है। इसका परावर्तक सतह ये वाला है, ये वाला क्या है? ये वाला। तो परावर्तक सतह का मतलब होता है यहाँ टकराएगा प्रकाश तो ऐसे निकल जाए, यहाँ टकरा जाए तो भी ऐसे निकल जाए, जैसे हो जाए वैसे, मतलब यहाँ से जाएगा तो हालांकि ऐसे रिटर्निंग करेगा, ये इधर की ओर मुड़ता है। तो ये वाला जो कहलाएगा परावर्तक सतह है। ये देखने में लग रहा है कि परावर्तक सतह हर जगह पर समान है। परावर्तक सतह हर जगह पर समान है। तो जब परावर्तक सतह हर जगह पर समान है और यहाँ पे परावर्तक सतह दिखने में लग रहा है कि उठा हुआ है। क्या है? उठा हुआ है। उठा हुआ है। कैसा है? परावर्तक सतह इसका क्या है? उठा हुआ है। कैसा है बाबू? उठा हुआ है। इसका परावर्तक सतह जो है वो दिख रहा है कि धंसा हुआ है। तो यही कह रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समान हो, क्या हो? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह हर जगह पर समान हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह हर जगह पर समान हो उसे समतल दर्पण कह के पुकारते हैं या फिर समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे बाबू? समतल दर्पण कहेंगे। अब कह रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो कह रहे ये जो गोलीय दर्पण बना है ना बाबू, यह एक खोखला गोला से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? खोखला गोला से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? यह एक खोखला गोला से बना हुआ है। कि खोखला गोला का क्या होता है? कह रहा है कि गोलीय दर्पण जो बना है वह एक खोखला गोला से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? खोखला गोला से। अब वो कैसे खोखला गोला से बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि मान लेते हैं ये कह रहा है कि ये खोखला गोला है। क्या? खोखला गोला। तो ये खोखला गोला है। अगर कह रहे इस गोला को अगर यहां पे काट दे, यहां पे काटेंगे तो अगर ऐसे अगर काट देते हैं तो यह एक प्रकार का कह रहा है कि फिगर बन गया। काटेंगे तो हमेशा दाहिनी साइड पेंट करना है तो दाहिनी साइड पेंट कर दे तो यह एक प्रकार का दर्पण बन गया। अगर कह रहा है कि ये अगर गोला है और अगर यहां से अगर काट दें और इधर को अगर हटा लें और दाहिना साइड को पेंट करना है तो यह एक प्रकार का दर्पण बन गया। क्योंकि एक भाग पेंट है, एक भाग पेंट है, एक भाग पेंट है। तो पेंट करके तो हम लोग दर्पण बनाते हैं। अब कह रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण।
क्या कहा जाएगा? गोलीय दर्पण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गोलीय दर्पण। अब कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण कहते किसको है? तो कह रहे हैं कि जो गोलीय दर्पण जो होता है, जो गोलीय दर्पण होता है वह एक खोखला गोला का भाग है। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कह रहा है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के भाग को पेंट करके बनाया गया है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। कह रहा है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले के एक भाग को पेंट करके बनाया गया है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो खोखले गोले के एक भाग को पेंट करके बनाया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगर खोखला गोला को अगर एक टुकड़ा को ले लिया जाए और अगर पेंट कर दिया जाए एक तरफ, तो जो दर्पण बनेगा वो गोलीय दर्पण होगा। तो खोखले गोले के एक भाग को पेंट करके बनाया जाए उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जो खोखला गोले का एक भाग को पेंट करके बनाया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले के एक भाग को पेंट करके बनाया जाता है, यानी एक भाग को पेंट कर दिए, उसे गोलीय दर्पण कह के पुकारते हैं। अब कह रहा बाबू कि ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक का नाम रखा गया उत्तल और एक का नाम रखा गया अवतल। एक का क्या नाम रखा गया? उत्तल, और दूसरा का जो नामांकन क्या किया गया? अवतल कहा गया है। क्या कहा गया है? अवतल कह के पुकारते या फिर अवतल के नाम से जानते हैं। एक जो होगा वह उत्तल दर्पण होगा और दूसरा जो होगा वह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण कह के पुकार देगा। यानी कहने का मतलब है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का है? धसा है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का है? धसा है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा है उसे आप अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का है? धसा है उसे आप अवतल दर्पण कहते हैं, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। दर्पण दो प्रकार के होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। ऐसा होता है दर्पण। अब फिर आते हैं कि आप समतल दर्पण की क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसकी विशेषता क्या है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, उसी के बारे में बताना है। अब कह रहे हैं, देखिए हम लोग जानते हैं समतल दर्पण को। किसको जानेंगे कि समतल दर्पण है क्या, समतल दर्पण किसको कहते हैं, उसी को बारे में तो जानने। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को हमेशा दाहिनी साइड पेंट करते हैं। पहला बात इसका आता है, कह रहे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। काल्पनिक होने का मतलब बाबू आभासीय, काल्पनिक होने का मतलब होगा आभासीय, कि आभासीय प्रतिबिंब बनता है। कार है यानी आभासीय, आप कैसे एहसास कर सकते हैं कि आभासीय है भाई? कर है आभासीय कहते हैं कि जब आप लोग खाना खाए होंगे दाहिना हाथ से
तो दिखता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं, खा तो रहे हैं, दाहिना दिख रहा है बायां, तो इसीलिए तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासीय प्रतिबिंब है, कि कर रहे किसी और को, हो किसी और को रहा है, खा रहे हैं दाहिना से, हो रहा है बायां के साइड, तो ये घटना तो सही है नहीं। जब सही नहीं है तो यह काल्पनिक है, यानी इस समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। कह रहा है कि समतल, समतल मतलब समान, इसका प्रवर्तक सतह कौची था, समान है, तो कह रहा है प्रतिबिंब बराबर होता है वस्तु का। वस्तु बराबर होता है प्रतिबिंब का, यानी कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि 1.5 फुटिया अगर कह रहा है 1.5 फीट का है तो इसका प्रतिबिंब भी 1.5 फुटिये बनेगा। कितना बनेगा, ये अगर 1.5 फुट का है तो ये भी इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 1.5 फुट का ही बनेगा। यानी इससे कहता है कि प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु का या वस्तु बराबर होगा प्रतिबिंब का। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब बराबर होता है, किसी भी समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब बराबर होता है, यानी कहने का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु आपस में बराबर होते हैं। कह रहा है कि तीसरा पॉइंट है कि कह रहा है कि ये कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है, यानी कहने का मतलब है वस्तु को रखेंगे यहाँ तो उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। बाबू इधर बनता तो सही रहता, लेकिन पीछे बनता इसलिए काल्पनिक होता है। क्या होता है, पीछे रहता इसीलिए उल्टा दिखाई देता। अगर आगे रहता तो सही रहता, लेकिन ये रहता कहाँ है, पीछे, तो पीछे रहता इसीलिए उल्टा दिखाई देता है। इस बात से पता चलता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। कहाँ होता है, दर्पण के पीछे होता है। चौथा पॉइंट है समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। क्या होता है, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो 1 होता है। क्या होता है, समतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो कितना हो जाएगा बाबू, 1 होगा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समान दर्पण समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। फोकस इसका अनंत होता है, फोकस अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस जो होता है वो अनंत होता है। क्या होता है कि कितना बड़ा दर्पण की ये समतल दर्पण बनाया गया है आज तक पता ही नहीं, इसीलिए इसका फोकस कहाँ है इसका आज तक पता ही नहीं लगा। इसका फोकस कहाँ है आज तक पता नहीं लगा, इसीलिए हम कहते हैं कि समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस कितना हो जाएगा, अनंत का के पुकारा जाएगा या फिर अनंत के नाम से जाने जाएंगे। ये समतल दर्पण की विशेषता है बाबू कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु बराबर होता है प्रतिबिंब का। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। फोकस अनंत होता है। क्या होता है, फोकस अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस अनंत होगा। अब यहाँ तक में अगर किसी का दिक्कत हो बाबू तो हमें कमेंट करे और उसके बाद कमेंट में पूछे कि सर यहाँ पे दिक्कत है, फिर उनको अगला वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसका हम सावधान को हम बरतने का कोशिश करेंगे, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। समतल दर्पण का ये था विशेषता, समतल दर्पण का विशेषता।
विशेषताएं का चीज समतल दर्पण का ये विशेषता कहलाएगा कि समतल दर्पण का विशेषता क्या है। आप इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग तो समतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं हम लोग, समतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं वो कहाँ होता है। पहला, ये जो समतल दर्पण का जो उपयोग होगा वो पहला उपयोग है बाबू चेहरा देखने वाला दर्पण में। चेहरा देखने वाला दर्पण में कह रहे कि समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो चेहरा देखने के लिए, जैसे जिसमें हम लोग थुथुर देखते हैं ना, मुंह चेहरा, उसी को देखने में। ना कहते हैं मम्मी ऐनक लाओ, हमको थुथुर देखना है, मुंह हमको क्या करना है, देखना है बाबू। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग जो कहते हैं चेहरा देखने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है बाबू दूरदर्शी में, दूरदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा होता है बहुमूर्तिदर्शी में, बहुमूर्तिदर्शी में समतल दर्पण का उपयोग कह रहा है कि पहला होता है चेहरा देखने वाला दर्पण में, दूसरा दूरदर्शी में, तीसरा दूरदर्शी का मतलब होता है बाबू दूरबीन, बहुदर्शी का मतलब ये बहुत बड़ा दूरबीन, ठीक है, एक प्रकार का दूरबीन है ये सब। कह रहा है जब 12th में आप लोग जाओगे तो वहां पे पढ़ना होगा चेहरा देखने वाला दर्पण में समतल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है चेहरा देखने वाला दर्पण में। अगर ऑप्शन में अगर आ जाता कह रहा समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तब ऑप्शन ए में रहता चेहरा देखने में, ऑप्शन बी में रहता दूरदर्शी में, ऑप्शन सी में रहता बहुमूर्तिदर्शी में, और ऑप्शन डी में रहता ऑल। तब क्या मारते भाई, ऐसे तो हमको याद है कि चेहरा देखने में, लेकिन होता तो तीनों में है। कहाँ होता तीनों में है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बाबू ऑल होने वाला है। तो समतल दर्पण का जो हम लोग उपयोग करते हैं वो चेहरा देखने वाला दर्पण में, दूरदर्शी में, दूरदर्शी इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जो दूर के वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे। तो दूरदर्शी जो होता है वो इस प्रकार के स्ट्रक्चर होता है, समतल दर्पण का उपयोग यहाँ पे। ऐसा आप क्वेश्चन ये भी सवाल उठा सकते हैं कि दूरदर्शी में कुल कितने समतल दर्पण लगे होते हैं, तो 2 समतल दर्पण लगा होता है, 2 समतल दर्पण लगा होता है। दूरदर्शी में कितने समतल दर्पण लगे होते हैं, तो 2 समतल दर्पण लगे रहते हैं, एक ये छोर पे और एक ये छोर पे, तो 2 समतल दर्पण लगे होते हैं। और बहुदर्शी में 4 लगा हुआ रहता है, 4 समतल दर्पण। सवाल पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कह रहा है कि जब कॉम्पिटिटिव ग्रुप डी वगैरह के देने जाएंगे तो ये पूछ सकता है कि दूरदर्शी में कितने समतल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है, तो 2। बहुमूर्तिदर्शी में कितने समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो 4। क्या होता है, बहुदर्शी में कह रहा है कि जो समतल दर्पण का प्रयोग किया था 4 होता है। इसीलिए कहा जाता कि समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग यहाँ करते हैं। पहला चेहरा देखने में, दूसरा दूरदर्शी में, और तीसरा जो होगा
वो बहुमूर्ति दर्शी में। यानी समतल दर्पण का जो कह रहा है कि इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो 3 जगह पे करते हैं। पहला चेहरा देखने में, दूसरा दूरदर्शी में, और तीसरा जो होगा बहुमूर्ति दर्शी में या बहुमूर्ति दर्शी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम उपयोग करेंगे। ये था बाबू समतल दर्पण का उपयोग। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाता है। ये आपसे क्या पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। चेहरा देखने में किया जाता है, दूरदर्शी में किया जाता है, बहुमूर्ति दर्शी में किया जाता है। या एक नंबर आपको देगा कि चेहरा देखने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो समतल दर्पण का। दूरदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। बहुमूर्तिदर्शी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये था बाबू समतल दर्पण के बारे में। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ और देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। कह रहे कि जो समतल दर्पण है, कह रहे कि समतल दर्पण अगर दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कितना होगा। बना प्रतिबिंब कितना होगा। दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बना प्रतिबिंब के लिए 360/थीटा, 360/थीटा। ठीक है। अब कह रहा बाबू अलग होता है सम के लिए 360/थीटा -1, और एक विषम के लिए भी होता है। विषम के लिए 360/थीटा। ये जब रहेगा सम तब 360/थीटा -1 होता है, और जब विषम रहेगा तो 360/थीटा रहेगा। कितना रहेगा, 360/थीटा रहेगा। अब कह रहे हैं कि जैसे अगर कह दे कि दो समतल दर्पण को क्वेश्चन पहले बता, पहले इसको देख लिया। दो समतल दर्पण को थीटा कोण पर रखा जाए तो बना प्रतिबिंब कितना होगा। बना प्रतिबिंब के लिए कह रहा कितना होगा, तो बना प्रतिबिंब के लिए फॉर्मूला होता है 360/थीटा। अगर सम रहेगा तो सम के लिए होता है 360/थीटा -1। अगर विषम आ रहा है तो विषम के लिए होगा 360/थीटा। यही सही है। अब अगर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक आध दो, इस पे क्या होने वाला है। कह रहे कि इसका जो क्वेश्चन होने वाला बाबू, कह दे कि दो समतल दर्पण को 30 डिग्री पर रखा जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो कह रहे हैं हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है 360/थीटा। तो रखते हैं 360 कितना थीटा यानी 30, 1 और 2, यानी इसका आंसर आ रहा है 12। अगर ऑप्शन में कहता है कि ऑप्शन नंबर ए में रहेगा 11, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा कह रहा है कि 13, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा 9, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा कह रहा है कि 7, तो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है विषम ना, तो विषम कहने का मतलब कि एक आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक घटाना। सम रहता अगर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 12, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि 10, ऑप्शन नंबर सी में रहता 8, ऑप्शन नंबर डी में रहता है 14, तो कौन होता, तब 12 होता। कब, जब सम रहता
तब, लेकिन जब विषम रहता ना तब एक घटाना पड़ेगा, तब एक घटा करके आंसर कौन मारना पड़ेगा, 11 होगा। तो विषम के लिए ये फॉर्मूला होगा, तो फिर कह रहा है कि जो सम के लिए होगा वो 360 बटा थीटा ही रह जाता है। कब, जब सम रहेगा तब, और विषम रहेगा तो ये होगा। विषम के लिए एग्जाम्पल है और ये सम के लिए है। सम के लिए 12 होगा और वह विषम के लिए जो होगा वह 11 होगा। यही था बाबू आप लोगों को सामने समतल दर्पण की कहानी। अब जो कहने वाले हैं वह जो होगा वह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है उसी के बारे में बता रहे कि अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। तो ये अवतल दर्पण का बारे में जब बात करेंगे तो अगर इसका विशेषता के बारे में बात करेंगे कि अवतल दर्पण की विशेषता क्या होगा, कह रहा है अवतल दर्पण का विशेषता क्या होगा, तो इसका पहला होगा बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है। बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। दोनों होता है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के विशेषता के बारे में बात, अवतल दर्पण की विशेषता ताएं, कह रहा है कि बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। कह रहे हैं कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों होता है। दोनों होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। कह रहा है अवतल दर्पण का आवर्धन माइनस होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो कह रहा है कि जो आवर्धन होता है वह ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का यही विशेषता है वो बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब उल्टा और सीधा होता है। अवतल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का आवर्धन भी ऋणात्मक होता है। क्या कहलाएगा, आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक करके पुकारा जाएगा या ऋणात्मक के नाम से जाने जाएंगे। अब जो आगे आने वाला है अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होगा वह क्या होने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग भी आई है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया है। पहले नंबर सैलून में, सैलून में जहां पे आप लोग बाल उल कटाने जाते हैं वहां पे हम अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सैलून में। टॉर्च में, टॉर्च में कह रहे कि टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पहला नंबर तो सैलून में, दूसरा नंबर टॉर्च में। और कह रहे कि इसका जो तीसरा पॉइंट है रोगियों को नाक कान आंख, रोगियों को
रोगियों को नाक, कान, नाक नाक यही है ना, और कान भी यही है, नाक, कान और आंख, आंख में, रोगियों को नाक, कान, आंख में चिकित्सक के द्वारा देखने में किया जाता है। चिकित्सक के द्वारा देखने में किया जाता है। चौथा पॉइंट है, सौर भट्ठी में भी किया जाता है। सौर भट्ठी में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कह रहा है कि रोगियों को नाक, कान और आंख में चिकित्सक को द्वारा देखने में किया जाता है, किया जाता है। और कह रहा है कि सौर भट्ठी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्ठी कहने का मतलब वो जहाँ से भट्टियाँ जो होती है, चाहे दारू वाला कहिए चाहे कारखाना वाला कहिए, वहाँ पे जो सौर भट्ठी का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो 4 जगह पे, सैलून में, टॉर्च में, काची बाबू टॉर्च में। कोई कंफ्यूज करेगा कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो बाबू अवतल दर्पण। तो देख लो, जो टॉर्च रहता है ना, तो वह इस प्रकार से रहता है। क्या रहता है? और यहाँ पे एक समतल लेंस लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? और यहाँ पे कह रहा है कि एक कवर लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्च का कटोरी। क्या बोला जाता है? तो टॉर्च का कटोरी। जो दर्पण का जो काम कर रहा है टॉर्च में, वो टॉर्च का कटोरी करता है। टॉर्च का कटोरी। तो कटोरी अवतल होता है, देखना ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका। क्या होता है? स्ट्रक्चर। तो टॉर्च में कटोरी के रूप में हम कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण को उपयोग करते हैं। तो सैलून में अवतल दर्पण, टॉर्च में रोगियों को नाक के द्वारा देखने में चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, और सौर भट्ठी में। ये था अवतल दर्पण का उपयोग। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल, उत्तल, समतल ऑप्शन मारना होगा। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, रोगियों को नाक के द्वारा देखने में चिकित्सक किसका प्रयोग किया जाता है, सौर भट्ठी में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सबको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या फिर अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे। क्या होगा? अब अगला आने वाला है बाबू, कह रहा है कि डायरेक्ट जानना है हमको कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऐसे उत्तल दर्पण बाबू, सॉरी गलती बोला गया था। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का विशेषता क्या होगा? तो उत्तल दर्पण की जो विशेषता होगा वो पहला है, बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। कह रहा है कि जो भी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। अगर बाबू वस्तु से अगर छोटा नहीं होता, तो जो हम साइड मिरर में जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो एक ही गो हड़ंगा को दिख जाता। क्या दिखता? एक ही गो हड़ंगा को दिख जाता, और दिखने के बाद पूरा दर्पण तो पा गया, और गाड़ी ले जाकर बजाता हड़ास। क्या करता? हड़ास से बजाता, करके गिर गया। तो कह रहा है कि इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कि जो पीछे आने वाले जो कह रहा कि लोग हैं, वो सारा लोग जाए। क्या कर जाए? सारा लोग जाए। तो ऐसा तभी संभव है जब बना प्रतिबिंब छोटा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा तो ड्राइवर के की को लोग जाएगा पूरा, और दूसर का मारेगा ढाई, और ढाई गिरेगा और कहेगा कि हमको ड्राइवर साहब एक्सीडेंट कर गए हैं। कहा कि हमेशा बड़ा वाला को गलती माना जाता है, चाहे गलती करे अथवा ना करे। तो बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। दूसरा पॉइंट है,
बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब जो होगा उत्तल दर्पण में वो हमेशा का जो काल्पनिक का मतलब होता है बाबू उल्टा। क्या होगा? एक काल्पनिक का मतलब उल्टा नहीं। कह रहा है कि काल्पनिक का मतलब दिखेगा, वो कह रहा है कि लगता है कि आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन वह उल्टा दिखेगा। ई वाला ई वाला ई, यानी उल्टा पलटा दिखता है। क्या दिखता है? काल्पनिक होता है। कह रहा है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल बना प्रतिबिंब हमेशा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा होता है। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो हमेशा कच्ची होगा, सीधा, हमेशा ऐसे रहेगा मिस्टर। क्या रहेगा? उत्तल दर्पण में हमेशा ऐसे। अभी जब किरण आरेख बताएंगे तो बता देंगे कि कैसे सीधा हो रहा है, कैसे उल्टा हो रहा है। तो बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है। कह रहे हैं चौथा, उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कच्ची हो जाएगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण की फोकस हमेशा धनात्मक। ये सब बताया जाएगा कि कैसे धनात्मक हो रहा है, कैसे ऋणात्मक हो रहा है। उत्तल दर्पण की फोकस धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा होता है। वस्तु से छोटा होता है। ये थे उत्तल दर्पण की विशेषता। उत्तल दर्पण की विशेषता, पहला बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। दूसरा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। बना प्रतिबिंब धनात्मक होता है। कच्ची होता है। बना प्रतिबिंब कच्ची हो जाएगा, धनात्मक करके पुकारा जाएगा या धनात्मक के नाम से जाने जाएंगे। क्या कहलाएगा? धनात्मक करके पुकारा जाएगा। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? कह रहा है उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, पहला साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर यानी गाड़ी के चालक के जो बगल में रहता है उस साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या किया जाता है? साइड मिरर के रूप में। दूसरा साइड मिरर के रूप में। दूसरा रोड लाइट में। रोड लाइट में क्या हो जाएगा? रोड लाइट में। जब रोड पे जाएंगे बाबू तो इतना बड़ा खंभा में ऐसे कह रहा है कि यहाँ पे अगर खंभा है तो यहाँ पे लाइट लगा के, एक कह रहा है कि ऐसा कुछ लाइट लगाया हुआ रहता है, ऐसा। तो एक में इसमें एक ऐसा कटोरी लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है? कटोरी। जो यहाँ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण इधर 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 छितरा सके। क्या कर सके? छितरा सके। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रोड लाइट। क्या बोला जाता है? रोड लाइट कहा जाता है। तो रोड लाइट में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में करते हैं, रोड लाइट के रूप में करते हैं। किसका रूप में करते हैं? कहता है साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है, रोड लाइट के रूप में किया जाता है। किसका रूप में किया जाता है? रोड लाइट के रूप में। बाबू ये सब थे दर्पण के बारे में। बाकी अब बताया जाएगा जो अगला वीडियो में होगा। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें ताकि आपका प्यार हम पे बना रहे। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये जो होता है बाबू, ये दर्पण सूत्र होता है। ये मैट्रिक एग्जाम में एक नवरीवा में जरूर आ सकता है। क्या हो सकता है? ये जरूर आ सकता है कि निम्न में दर्पण सूत्र कौन है। क्या कह सकता है? निम्न में दर्पण सूत्र क्या है? ये चीज आपको सामने आ सकता है।
एक नंबरीवा में आता बाबू ये, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे देखते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाए तो कहाँ पे बनेगा, और कह रहा है कि कहाँ पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे रखा जाए, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण में, कि अवतल दर्पण में किसमें करेंगे, अवतल दर्पण में करेंगे। तो कह रहा बाबू कि अगर मान लेते कि अवतल दर्पण है तो हम बताए थे कि दाहिना साइड पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है, दाहिना साइड। तो दाहिना साइड पेंट कर दिए, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहा जाएगा, प्रधान अक्ष कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि वैसा कह रहा है कि रेखा जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरता है, यानी ध्रुव से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, कह रहा है, या पी से सूचित करते हैं, या ओ से करते हैं। क्या चीज से करते हैं, ओ से। और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, ध्रुव से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कहा रहा बाबू कि दर्पण को हमने कभी बताया था कि ओ होता है, अब ये काम आने वाला है। क्या आने वाला है, काम आने वाला है बाबू। इधर हमने बताया था कि इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस। क्या होता है, माइनस। अब कह रहे कि इसको अगर फोकस देखा जाए तो यहां होता है, कहां होता है, और वक्रता केंद्र यहां होता है सी, और यहां जो होता है वो होता है अनंत। क्या होता है, अनंत होता है। तो कह रहा है कि अगर दर्पण के पेंट किए जाने वाला भाग के अगर आगे है तो सब बात माइनस होगा। क्या होगा, सब बात माइनस होगा। और पेंट किए जाने वाला भाग की तरफ है तो वो सब बात प्लस होगा। क्या होगा, सब बात प्लस होगा। यानी कहने का मतलब है कि दर्पण के पेंट करा उधर ना है, यानी फोकस। तो हम बताए थे कभी कि फोकस माइनस होता है। दर्पण का फोकस कितना होता है, माइनस होता है। अवतल दर्पण का फोकस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, और अवतल दर्पण की वक्रता कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फोकस होगा इसका वो माइनस है, और कह रहा है कि इधर वाला जो बात है, ये वक्रता केंद्र जो है, वो वक्रता त्रिज्या जिसको भी बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो कह रहा है कि आर होता है। तो ये वक्रता त्रिज्या जो है वह भी आर होगा, और फोकस भी जो है, दूरी भी है, वह भी आर होगा। कह रही वक्रता त्रिज्या है, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग एफ से लिखते हैं। तो ये दर्पण के पेंट किए हैं उधर नहीं, उसका विपरीत है, तो इसको हम कहेंगे कि भी माइनस है, और ये भी क्या है, माइनस है। क्या बाबू, माइनस है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि फोकस वक्रता कहता है, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कह रहा बाबू कि ये वाला जो दिख रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, इसको बोला था फोकस। क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाता है, फोकस केंद्र। ये वाला को फोकस केंद्र कहते हैं, लेकिन ई वाला दूरिया को फोकस दूरी कहते हैं। ई वाला को फोकस केंद्र और ई वाला को फोकस दूरी। ई वाला के वक्रता केंद्र और ई वाला के वक्रता त्रिज्या। ई दूरी को वक्रता त्रिज्या और इसको वक्रता केंद्र, इसको फोकस केंद्र, और यहां से यहां तक के दूरी को फोकस दूरी कह रहा है। तो ये 3 पॉइंट है। तो 2 पॉइंट और अपने मन से बनाते हैं। इसका जो नामांकन किया गया है, इसका नाम क्या पड़ेगा। जैसे मान लेते कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई गांव है, और यहाँ पे एक कह रहा है कि गांव है। मान लेते कि ये गया है, और ये मान लेते हैं कि डुमरिया है। तो कह देगा कि एकर बीच में है का, तो हम लोग कहते हैं कि शेरघाटी है।
कचिया कचिया सिर घाटी है, यानी सर घाटी कहते हैं। कब? जब एकरा पास नाम रहेगा तब। लेकिन कह दे कि यहाँ पे गया है और यहाँ पे डुमरिया है, और कहे कि एकर बीचवा में कोई स्थान है, तो एकर बीच है कहाँ? तो हम लोग डायरेक्ट कहते हैं गया और डुमरिया के बीच, गया और डुमरिया के बीच। क्यों? जब एकर नाम सरघाटी ना रहे तब। जब नाम सरघाटी ना रहे तो एकरा नाम डायरेक्ट कची रखाएगा कि कह रहा है कि एकरा गया और डुमरिया के बीच है। जैसे मान लेते हैं कि कह रहा है कि एक कह रहा है कि एक मोहन है और एकरा नाम रोहन है। कर एक मोहन है और एक रोहन है। अगर कह रहा है कि इसका बीच में अगर कोई कह रहा है कि खड़ा है, अगर कह रहा है कि कोई से पूछा जाए कि ये मोहन और ये है रोहन, कह रहा है और इसका नाम है टोनी, कची नाम है टोनी। अगर जो इसका नाम जानता है वो कहेगा, कोई पूछेगा मोहन और रोहन के साथ है कौन है, तो कहेगा कि टोनी है। लेकिन कोई पूछे कि मोहन और सोहन, मोहन और सोहन और कौन है, तो जिसको नाम नहीं है तो कहेगा कि बीचवा में है से। का कह देगा बीचवा में है से, ये बीचवा में से, ओकर नाम नहीं जानता, बीचवा में है से, तो हमारा नाम पता ना है, बीचवा में है से, हमारा नाम पता ना है। तो यही कह रहा कि जब नाम पता ना रहे तो एकरा कहा जाता है बीचवा में। ये अगर अनंत है और ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस केंद्र है तो एकरा कहे तो वक्रता और अनंत के बीच कहलाएगी। अनंत और वक्रता के बीच या वक्रता और अनंत के बीच कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनंत और वक्रता के बीच। तो एकरो तो नाम न है, तो एकरो कहते वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच। एकरा नाम रहेगा वक्रता केंद्र फोकस केंद्र के बीच और एकरा नाम रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु को रखा जाए, क्या किया जाए कि कोई भी वस्तु को कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ना, उसके बारे में बात करना है कि कोई भी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब कह रहा है कि कोई भी वस्तु को अगर यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, तो यहाँ बनेगा, और यहाँ रखा जाए तो यहाँ बनेगा, और यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और जब यहाँ रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जैसे जैसे यहाँ जाते हैं तैसे तैसे दूर भागते हैं। जैसे सटेंगे तो अगर सबसे लास्ट में है तो सबसे शुरू में बनेगा। कह रहा सबसे लास्ट में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? शुरू में। और जब यहाँ घसकाएंगे तो यहाँ घसक के आ जाएगा। तो एकरा कहते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो कहना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अगर कह रहा है कि जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच बनेगा। और जब कह रहा है कि बीच में जब आ जाए 1 2 3 4 5, और जब बीच में जब आ जाए तो उसका प्रतिबिंब बीचवे में बन जाएगा। तो ये बीचवा में है कौन? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का पर रखा गया वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। और यहाँ आ गए तो 1 2 3 चौथा पे चल गए, 1 2 3 चौथा पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहाँ बनेगा अनंत वक्रता केंद्र के बीच में। अगर यहाँ आ गए तो यहाँ लास्ट वाला पे आ जाएगा, यानी फोकस पे वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा। का जगह अनंत पर रहेगा। तो ये कभी कभी पूछता है बाबू कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण आरेख खींचें। क्या करें? किरण आरेख खींचे। जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? किरण आरेख खींचें। का खींचना है? किरण आरेख खींचना है। तो उसका किरण आरेख है क्या होगा? उसका किरण आरेख है क्या होगा? जैसे अगर बात करते हैं यहाँ
कि जब कोई वस्तु को कह रहे हैं कि अनंत पर रखा जाए तो इसका 5 पॉइंट बनाना है। तो सबसे लास्ट में के बारे में बात कर, अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसी के बारे में बात करना है। तो जब इसका प्रतिबिंब के बारे में कह दे अनंत पर, तो अनंत पर का वस्तु बहुत दूर होगा, कहाँ होगा हमको खुद पता नहीं, तो कह रहा उसका प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। और जब यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा, यहाँ से टकराएगा, फोकस से चला जाएगा, फिर इतना ही दूर पर एक वस्तु लेना है, फिर यहाँ टकराएगी और वह वस्तु यहाँ से चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। कितना हो जाएगा बाबू? वह बहुत छोटा का के पुकारा जाएगा या फिर वो बहुत छोटा होगा, यानी बिंदुमय होगा। बिंदुमय कच्ची हो जाएगा, बिंदुमय का के पुकारा जाएगा या फिर बिंदुमय होगा। फोकस पर बना प्रतिबिंब बिंदुमय होता है, यानी इतना छोटा होता है कि वह बिंदु के बराबर दिखेगा। कितना दिखेगा? वह बिंदु के बराबर दिखेगा। बाबू कह रहा है कि किरण आरेख आप अपने से प्रयास करना, अगर नहीं बनेगा तो फिर उसको बाद में बताया जाएगा। अभी अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। इसका फिगर इस ढंग से होगा। किस ढंग से होगा? इस ढंग से होगा। फिर एक बार देख लेंगे कि ये फिगर कैसे बन रहा है। क्या होगा? ये फिगर कैसे बन रहा है ना, उसके बारे में कह रहा है कि अब कह रहा है कि यहाँ पे ये है, कह रहा है कि इसका ये प्रधान अक्ष है, कह रहा है यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, यहाँ पे फोकस केंद्र है। जब वस्तु को यहाँ पे रखा जाए तो प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा और फोकस से जाएगा, फिर इतना ही दूर से समानांतर किरण खींचना है और उसको भी फोकस से गुजार देना है। यानी यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा जो बिंदु में होगा। कैसा होगा? बिंदुमय होगा। यानी बिंदुमय मतलब बहुत बहुत छोटा। कैसा होगा? बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 5 गो फिगर बनते हैं बाबू, 5 गो में एगो पक्का पूछा जाएगा। ये पांचों के आप रट रट के याद कर लेंगे। कह रहा है एक बार अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक बार अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये 5 गो में से एक गो बाबू मैट्रिक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि जब कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब कोई वस्तु को अनंत वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से कह रहा है कि पूछा जाएगा या इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक बात और आने वाला है, कह रहे एक बात और आने वाला है जिसका नाम है आवर्धन। आवर्धन यानी आवर्धन को एम से लिखते हैं। आवर्धन को क्या चीज से लिखा जाएगा? एम से लिखा जाएगा। कि आवर्धन को जो लिखा जाएगा वो क्या चीज से लिखा जाए? एम से लिखा जाए। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है बाबू V बाई यू। V को बोलते हैं प्रतिबिंब और यू को बोला जाता है वस्तु। ये कहा जाता है वस्तु दूरी और ये कहा जाता है प्रतिबिंब दूरी। तो देख लो भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में अनुपात। क्या बोला जाता? पूछेगा आवर्धन किसे कहते तो बोलना प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को
आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन का क्या पुकारते हैं या फिर आवर्धन के नाम से जानते हैं। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है कह रहा माइनस वी बाई यू। आवर्धन बराबर क्या फॉर्मूला देगा, माइनस वी बाई यू। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, कहता मात्रकहीन होता है। आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, आवर्धन का मात्रक नहीं होता, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, बीमाहीन होता है। पूछ देगा कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है तो लिखना बीमाहीन होता है, मात्रक नहीं होता है। क्या होता है, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है बाबू। इसके तरीका से आपका कहता है कि जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब अगला चैप्टर बताया जाएगा, अगला वीडियो बताया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मतलब कल बताया जाएगा।